Hi everyone, welcome back, and today we are going to discuss about a new concept in the risk analysis in capital budgeting. हमने चैप्टर शुरू किया था लास्ट 2 लेक्चर में। हमने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में। ये है अपना लास्ट टॉपिक जिसको शायद इस लेक्चर में या एक और लेक्चर लेके इसको हम कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी करते चलिए, आपको समझ में आएगा क्या क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ, रिवीजन इन द सेंस कि टॉपिक का रिवीजन देता हूँ कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग में हम ये डिसीजन लेते हैं कि क्या हमारे पास जितना अवेलेबल पैसा है, 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, ये पैसा क्या हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो भी हमारे सामने प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसको देखते हुए। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और सेंसिटिविटी एनालिसिस का पूरा मतलब मैं समझा देता हूं। पढ़ना यहाँ पे आपको ही है, लेकिन सारा मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दो एक चीज़ पे। सबसे पहली सर, लेट्स से हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जो कि 4 साल तक चलेगा, जिसमें हम कुछ बना के बेचेंगे। जो बेचेंगे उसकी प्राइस है लेट से 100 रुपीज़। जो वेरिएबल कॉस्ट आनी है लेट से वो है 60 रुपीज़, 40 रुपीज़। इसके बाद में जो फिक्स कॉस्ट हर साल आएगी आपको, वो आप मान सकते हो कि 10,000 रुपये आपको हर साल कॉस्ट लगनी है। और इसके बाद में आप मान के चलिए कि टोटल क्वांटिटी जो आप बेचोगे, जिसको हम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, वॉल्यूम हर साल आप जो क्वांटिटी बेचोगे, दिस इज पर एनम 60। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाता हूँ, नहीं तो पता चला मैंने फिगर अपने मन से ले ली तो कुछ भी गलत सलत आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़े से चेंजेस करते हैं प्रोजेक्ट में, ध्यान दो। ये आप मान के चलो कि प्रोजेक्ट ये चलेगा 5 साल तक, और वॉल्यूम जो आप हर साल बेचोगे वो तकरीबन 700 यूनिट्स पर एनम आप बेचोगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारे ऑप्शन दे दिए और मैंने बोला कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सर 10%। ये सारे अपने मन से फिगर लिए ताकि मैं एग्जांपल आपको समझा सकूं सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो सर हम ये बात करते हैं कि हमारा डिसीजन कैपिटल बजटिंग में क्या होता है कि सर क्या हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हम सर तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब एनपीवी इसकी पॉजिटिव आएगी। अब हम आगे क्या करते थे, अभी तक मैं हिस्ट्री में चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब हमारी अगली स्टेप क्या होती थी, हम करते थे सर एनपीवी निकालते थे। एनपीवी क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि हर साल की कैश फ्लोज आपकी सेम आ रही है, तो इक्वेशन में लिख सकता हूं। अगर अलग अलग कैश फ्लोज होती तो आप टेबल बनाते। अब इनफ्लो में क्या है, ध्यान दो। इनफ्लो में है आपका प्रॉफिट, जो नेट कैश फ्लो है वो। अब ध्यान देंगे, हम यहाँ पे टैक्स को इग्नोर करके चले फिलहाल के लिए, और डेप्रिशिएशन भी अपने आप इग्नोर होगा अगर टैक्स इग्नोर किया है तो। ध्यान दो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ा होगा, कंट्रीब्यूशन आता है। इस कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से आप मल्टीप्लाई करोगे कि साल भर में कितना वॉल्यूम बेचोगे, तो ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे कि हर साल आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो अब आया आपका नेट प्रॉफिट। टैक्स नहीं है तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी यही हुआ। ठीक है या फिर आप एक काम करो, ऐसे मत लो, ऐसे समझने में दिक्कत जाएगी।
सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम क्या लेते हैं, एन्युटी जो है आपकी, मतलब एनुअल कैश फ्लो 5 साल तक क्या होगा, और 5 साल का एन्युटी फैक्टर क्या होगा, ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा। और कैश आउटफ्लो यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो, वन सेकेंड ना, होल्ड करना। ध्यान दो, अब आपको सर ये पता है कि इन्वेस्टमेंट आज जो लग रहा है वो 1 लाख का है, 10% से 5 साल का एन्युटी फैक्टर, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो होता है 3.791। अब एनुअल कैश फ्लो निकालनी है। एनुअल कैश फ्लो अगर निकालनी है तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सेलिंग प्राइस 100 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये का, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 60 रुपये का। आप टोटल कितने यूनिट बेचते हैं सर, वॉल्यूम जो है आपका वो है 700 यूनिट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे 700 यूनिट्स का वॉल्यूम होने के बाद में 42,000 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आया। दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब 42,000 अगर आ गया आपका, तो इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे। फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो कितना आया सर, 10,000। अब कितना बचा यहाँ पे, 32,000। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं। सो 700 की जगह आप ले लो 800। सो दिस इज़ 48,000, और ये बचा 38,000। तो ये हो गया आपका एनुअल। अच्छा, ये क्या हुआ ये भी बता देता हूँ। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही हुआ 38,000, और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी यही हुआ 38,000। क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले माइनस ही नहीं किया तो वापस ऐड क्यों करेंगे। तो सर माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि टैक्स रेट ही नहीं है, अपन को टैक्स की सेविंग हो ही नहीं रही है उस पर अलग से, तो डेप्रिसिएशन लेने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो 38,000 इज योर एनुअल कैश फ्लो। सो आप अगर 38,000 यहाँ पे लेंगे तो एनपीवी निकालो कितना आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 44,058 एनपीवी। ज़्यादा आ गया ना, मेरे हिसाब से वो सही था अपना। चलो मैं थोड़ा सा चेंज वापस करता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 700, 42,000, 32,000, 32,000, 32,000, 32,000, दैट्स 121,312। तो आपकी एनपीवी आती है 21,312। ये मैंने सर अभी तक क्या किया ये नोटिस करो। अभी तक मैंने सिर्फ नॉर्मल जो हम लास्ट चैप्टर तक प्रोसीजर करते आए थे वही चीज़ की। कोई भी प्रोजेक्ट की सर क्वेश्चन में डिटेल दी होती थी, हम निकालते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हम डिसीजन लेते थे कि अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, निगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करेंगे। जीरो आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं। अब एनपीवी क्या आई, पॉजिटिव, और आपने क्या बोला कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, यानी आप अपने जेब से 1 लाख रुपए डाल दो। अब क्वेश्चन छोड़ दो, प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन, ये अगर एग्जाम्पल होता तो आप क्या करते, 1 लाख रुपए अपने जेब से इस प्रोजेक्ट में डाल देते। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि हर साल 32,000 आपके कैश फ्लो होगी, ये आपका एस्टिमेट ही है ना, ये आपका एस्टिमेट है कि 32,000 आप हर साल कैश फ्लो इनकर करेंगे। और क्या एस्टिमेट हमेशा सच होता है? नहीं,
रियल लाइफ में जब ये टाइम आएगा, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे, चौथे और पांचवें साल का, तो जो एक्चुअल कैश फ्लोज होगी वो 32,000 से वेरी करेगी, अलग होगी, कुछ अलग होगा, या तो ज्यादा या तो कम। फर्क आपको कब पड़ेगा? सर फर्क हमको तब पड़ेगा जब 32,000 से कैश फ्लोज कम होगी। ज्यादा हुई इनफ्लो तो बहुत ही अच्छी बात है, एनपीवी और बढ़ेगी। अगर पैसा ज्यादा आया तो एनपीवी और बढ़ेगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं, यहां पे दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमने सही डिसीजन लिया। लेकिन कैश फ्लो कुछ कम हो गई, 32 से मान लो 30 हो गई, 30 से या 25 हो गई, तो जैसे ही कैश फ्लो गिरी आपकी एनपीवी गिर सकती है। और अगर एनपीवी गिरी और निगेटिव हो गई तो आपने जो 3 साल पहले, 5 साल पहले जो डिसीजन लिया था वो गलत साबित हो जाएगा। क्या अब हम वापस जा सकते हैं हिस्ट्री में और हमारा डिसीजन बदल सकते हैं? नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अभी तक जो डिसीजन लेते आए थे, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सुंदर सा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू का, लेकिन आप एनपीवी निकाल के डिसीजन ले लेते थे कि इन्वेस्टमेंट कर दो, बस यही आप गलत करते थे। सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलता है एनपीवी निकालने के बाद आपका जो एनालिसिस है, रिसर्च है या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी, उसको और आगे बढ़ाओ, थोड़ा और डीप में जाके रिसर्च करो और पता लगाओ कि क्या सही में हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बोलोगे सर अब और आगे क्या करें, यहां तक तो निकाल लिया, यहां तक निकालना सेंसिटिविटी एनालिसिस में जरूरी है, आगे क्या करें? सेंसिटिविटी एनालिसिस ये बोलता है कि इसके आगे अब आप ये पता लगाओ कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका जिसका अनफेवरेबल जाने से हमारा डिसीजन बदल सकता है। हमारा डिसीजन सर तब बदलेगा, पॉजिटिव एनपीवी आई तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया। हमारा डिसीजन कब बदलेगा बताओ? हमारा डिसीजन कब बदलेगा? हमारा डिसीजन तब बदलेगा जब एनपीवी निगेटिव आएगी। अब ध्यान दो, एनपीवी कब कब निगेटिव आ सकती है? सेलिंग प्राइस गिर जाने से या बढ़ जाने से। सेलिंग प्राइस गिरती है तो कैश फ्लो गिरेगी, तो एनपीवी निगेटिव आएगी। वेरिएबल कॉस्ट है, खर्चा है, ये बढ़ गया तो हमको नुकसान है। वॉल्यूम जो हम बेच रहे हैं ये गिर गया तो हमको नुकसान है। बेचने वाला 700 यूनिट बेचा, 700 की जगह 1000 बेचा तो अच्छी बात है। फेवरेबल पोजीशन देखने की जरूरत नहीं, नुकसान देखो कि कब कब हो सकता है, चिंता वहीं करनी पड़ती है। घर से निकलते समय जब आप सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको कहा जाता है तो वो इसलिए नहीं लगाने के लिए कहा जाता है कि भैया हाँ आप फेवरेबल से, वो निगेटिव साइड देख के आपको सीट बेल्ट लगाने कहा जाता है। इंश्योरेंस जब लेने कहा जाता है तो निगेटिव साइड देख के, एक्सीडेंट हो गया तो, ये नहीं बोलते कि नहीं हुआ एक्सीडेंट तो क्या ले सर, एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस है, खराब चीज के लिए इंश्योरेंस है, अच्छी चीज के लिए क्या, कुछ भी नहीं, इग्नोर। यहाँ पे भी अच्छी चीजें इग्नोर करो, हमको चिंता की जरूरत नहीं। कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एक खर्चा है, ये बढ़ गया तो हमको नुकसान है। उसके बाद में होल्ड करना एक सेकंड। ठीक है, ध्यान दो। सो फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो नुकसान है, यानी आपको मैंने तकरीबन कितने फैक्टर बताए, एक सेलिंग प्राइस, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा वॉल्यूम, चौथा फिक्स कॉस्ट। क्या खत्म हो गए फैक्टर्स हमारे इस प्रोजेक्ट में? नहीं, दो और है। ये मान लो सेम रहे, लेकिन आपकी इनिशियल कॉस्ट अगर बढ़ गई तो पांचवा फैक्टर कॉस्ट है। एक और फैक्टर, अगर आपकी जो लाइफ है इस प्रोजेक्ट की, आप बोल रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में मैं 5 साल तक आइटम बेचूंगा, क्या 4 साल बाद ये मार्केट में आउटडेटेड हो गया तो 4 साल तक ही कैश फ्लो होंगे, 4 साल बाद इसे कोई नहीं खरीद रहा तो आपको प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। 3 साल, 4 साल, लाइफ कम होने से नुकसान है, ज़्यादा होने से नहीं। कॉस्ट बढ़ने से नुकसान है, कम होने से नहीं। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया तो, कम हो गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया तो एनपीवी नहीं गया। ये 7 ऐसे फैक्टर्स मैंने बताए जिसमें जो भी अभी वैल्यू है, डिस्काउंटिंग रेट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट,
फिक्स कॉस्ट, उसके बाद में वॉल्यूम, इन्वेस्टमेंट, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेलिंग प्राइस गिरने से नुकसान, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से नुकसान, फिक्स कॉस्ट बढ़ने से नुकसान, वॉल्यूम गिरने से नुकसान, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नुकसान, लाइफ कम होने से नुकसान, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से नुकसान। ये फैक्टर में कोई भी एक फैक्टर अगर इतना निगेटिव चला गया कि आपकी एनपीवी निगेटिव आ गई तो आपका डिसीजन बदल जाएगा। आपको बस यही पता लगाना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मतलब इसके मतलब कुछ ऐसा होने से बहुत ज़्यादा हमारे डिसीजन पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप बस पता लगाओ कि सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी कितनी, वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी कितनी, फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी कितनी, वॉल्यूम की सेंसिटिविटी कितनी, हर फैक्टर की सेंसिटिविटी निकालो। सर सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे? आप पता करोगे कि वो फैक्टर अनफेवरेबल जाने से, मैं ये नहीं बोलूँगा बढ़ गया या कम हो गया, क्योंकि कुछ फैक्टर बढ़ रहे तो नुकसान है, कुछ फैक्टर कम हो रहे तो नुकसान है। सो वो फैक्टर अगर अनफेवरेबल गया, कितना अनफेवरेबल गया, तो हमारा डिसीजन बदल सकता है। हमारा डिसीजन कब बदलेगा? जब एनपीवी 0 से नीचे जाएगी। ये तो फिक्स है किसी भी चीज में। आप ये पता लगाओ कि कौन सा फैक्टर कितना परसेंट अनफेवरेबल गया तो एनपीवी 0 आ सकती है। अब एक फैक्टर में जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो बाकी सारे फैक्टर जो दिए हैं वो कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि एट अ टाइम एक चीज की टेस्टिंग होगी। अगर बाद में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे टेस्टिंग करोगे तो बाकी सारे फैक्टर जो दिए हैं क्वेश्चन में वो सेम रखोगे, ये आपने मानना है। तो सर सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? थोड़ी सी चीजें पढ़ लें हम, अगर कुछ दिया हो यहाँ पे तो। कैसे कैलकुलेट करना मैं अब आगे बताऊंगा आपको। Insensitive, last वाला point. In sensitivity analysis, the project outcome is studied after taking into change in only one variable. इतना ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं अब आपको एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ। अब हम कैसे निकालेंगे सर सेंसिटिविटी किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। सेंसिटिविटी निकालना है तो सबसे पहले एनपीवी आपका 0 आएगा, ये मान लो। हमको क्या करना है, अब जो भी एनपीवी है उसको 0 पे लेके आना है। कि एनपीवी 0 कैसे आ सकता है? सो एनपीवी शुड बी 0। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। एनपीवी का फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब मैं सेंटेंस फॉर्म में पूरा इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ कि कैश इनफ्लो हमने कैसे निकाला था, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, उसको मल्टीप्लाई किया सर वॉल्यूम से, ठीक है। अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस की तो मेरा आ गया एनुअल कैश फ्लो कितना। इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टैक्स नहीं है छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन नहीं है छोड़ दिया। अब हमको एनपीवी लानी है 0, ये कंफर्म, और निकालना है कि सेलिंग प्राइस पे हम देख रहे हैं कि सेंसिटिव कितना है। सेलिंग प्राइस को रखो अननोन और बाकी सारी वैल्यूज जैसी थी वैसी रख दो 40। वॉल्यूम कितना था 700, फिर माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट 10,000 की और मल्टीप्लाई करोगे एन्युटी, मल्टीप्लाई करोगे एन्युटी फैक्टर 3.791 और माइनस 1 लाख। अब इसको आप सॉल्व करो, 1 लाख उधर चला जाएगा, ध्यान दो। अब सब चीज़ों को उधर डालते जाओ, 1 लाख नेगेटिव वाला उधर गया तो पॉजिटिव हो गया,
उसके बाद में दूसरा फिगर 3.791 दिख रहा है, उसके उधर से ऐसे आओ, ठीक है। अब आपको 3.791 दिख रहा है, 3.791 मल्टीप्लाइड बाय 3.791 है, वो इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा। सो 1 लाख ऑलरेडी है इधर में, डिवाइडेड बाय 3.791 आ गया, ठीक है। मैं लिखते जाता हूँ, चलो धीरे धीरे ध्यान दो। 1 लाख लिखा, अब 3.791 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाय 3.791 हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब और अंदर आओ तो 10,000 माइनस में दिख रहा है, तो इधर आते ही ये 10,000 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब और अगर अंदर आओगे 10,000 भी ख़त्म हो गया, तो 700 मल्टीप्लाइड बाय है तो डिवाइडेड बाय 700 कर दो, ठीक है। और अब अगर और आप अंदर आओगे, ये ख़त्म हो गया तो -40 है, तो आप कर दो +40, ये इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसको कर लो आप सॉल्व। ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर कैलकुलेटर पे कर सको तो बहुत ही आसान है। सो मैंने क्या किया, 1 लाख इधर आया तो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 3.791, ठीक है। जो भी आया उसमें मैंने 10,000 ऐड कर दिया, और जो भी आया उसको मैंने 700 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 7,000 नहीं 700। अब आया 51.97, इसमें मैंने 40 ऐड कर दिया, तो मेरा आ रहा है 91.97। 91.97 सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, मीन्स एट 91.97 सेलिंग प्राइस NPV will be 0. Current selling price is 100. Therefore, change in selling price will be 100 minus 91.97। यानी कितना मेरा सेलिंग प्राइस गिरा, गिरने से नुकसान होता है, कितना मेरा सेलिंग प्राइस गिरा तो NPV 0 आ जाएगी। सो 100 माइनस 91.97 गिरा तो NPV 0 आ जाएगी। और बेस वैल्यू क्या थी, 100। कहाँ से गिरा सर, 100 से गिरा, तो डिनोमिनेटर में 100 आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे या रहने दो। सो चेंज जो आ रहा है ना, आप ऐसा लिखो उसको, सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी निकालनी है ना, तो सेंसिटिविटी ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो 100 माइनस 91.97 डिवाइडेड बाय, और ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं आता, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, 100। सो दैट कम्स टू आई थिंक 9.03%, नहीं 8.03 आ रहा है, हाँ दैट्स 8.03%। इसका मतलब क्या है यहाँ पे लिख लो, इट मीन्स एक सेकेंड ना, so 8.03% is the sensitivity of selling price। मतलब if the selling price goes unfavorable, यानी कि डाउन by 8.03%, NPV will become 0। अब मतलब समझो मैंने क्या किया। पहले NPV मेरी 21,000 की आ रही थी, यहाँ पे आ जाओ वापस 21,312, यहाँ तक कहानी ठीक थी। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये बोलता है कि सर आपको आगे और एनालिसिस करना चाहिए, तो हमने आगे और एनालिसिस किया और पता किया कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेरे इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अब ध्यान दो,
हमने सेलिंग प्राइस जो डिसाइड की थी 100 रुपये, आज डिसाइड कर रहे हैं कि मैं हर ये जो प्रोडक्ट है जो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो एक बॉक्स बना रहा हूँ वो बेचने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट मैं 5 साल तक 100 रुपये में बेचूंगा। क्या आपको लगता है अगर मार्केट में आपका कंपटीटर आ गया तो आप हर बार 100 रुपये में बेच पाओगे? क्या कभी प्राइस इसकी गिरेगी नहीं मार्केट में? शक्कर बेच रहे हो, शक्कर की प्राइस मार्केट में गिर नहीं सकती? गिर सकती है। तो आप ऐसा मत पकड़ के चलो। आपने जो एनपीवी निकाली 21312 की, वो इस बेसिस पे निकाली कि हर साल 100 रुपए में उस प्रोडक्ट को बेचोगे। आप मेरे को गारंटी के साथ बोलो कि सर 100 रुपए हर साल प्राइस रखूंगा मैं, नहीं बोल सकते। मार्केट में डिमांड बदलेगी, मार्केट में सिचुएशन बदलेगी, इकोनॉमी बदलेगी, तो मैं प्राइस भी बदलूंगा। बढ़ाया प्राइस तो कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही है मेरा। गिर गई प्राइस तो मेरे को नुकसान हो सकता है, और यहां पे मेरे को यह पता करना है कि कितनी गिरी तो मुझे नुकसान हो सकता है। और यहां पे मैंने ये आपको निकाल के दिया, सेंसिटिविटी एनालिसिस ने आपको ये निकाल के दिया कि अगर 100 रुपए से 95 हो गई कोई दिक्कत नहीं, 94 हो गई कोई दिक्कत नहीं, 92 भी हो गई सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 91.97 से नीचे आई या 97 हुई तो एनपीवी जीरो या निगेटिव जा सकती है। 91.97 ये आखिरी लिमिट है, इसके नीचे एनपीवी हमेशा आपकी निगेटिव आएगी। अगर आपको ऐसा बनाना है तो ये मैं आपको बना के देता हूं, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है, अभी आपकी प्राइस 100 है तो एनपीवी 21312 आ रही है। 95 पे भी प्राइस पॉजिटिव रहेगी, 94 पे भी प्राइस पॉजिटिव रहेगी, 91.97 पे ज़ीरो रहेगी एनपीवी, ठीक है। और इसके नीचे ये अगर कहीं पे भी आओ, यहाँ सारी एनपीवी निगेटिव जाएगी। यानी कि डर ना चाहिए आपने। अगर 100 से अगर आपकी सेलिंग प्राइस 91.97 के नीचे जा सकती है, आपको मैं ये सवाल पूछता हूँ सर, एनपीवी निकालने के बाद में 21312 के एनपीवी निकालने के बाद में एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है अगले 5 साल में आपकी एनपीवी, एवरेज एनपीवी 90 रुपए के नीचे, एवरेज 90 रुपए या 92 के नीचे जा सकती है? अगर आपको लगता है कि सर जा सकती है तो आपका एनपीवी निगेटिव आ सकता है। बट ये जो 91.97, ये 5 साल में ऐसी प्राइस होनी चाहिए। एक आध साल में 91.97 गई तो एनपीवी निगेटिव नहीं आएगा। 5 साल में एवरेज, वो थोड़ा डिफिकल्ट है हमको यहाँ पे निकालना। प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक्सेल शीट वगैरह अगर आप यूज़ करो तो अगर अब यहाँ पे डिसीजन कैसे बदलता है, हाँ सर मेरे को लगता है कि मेरी ना सेलिंग प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 10% गिर सकती है। आपकी सेलिंग प्राइस अगर सिर्फ 8% भी गिर गई ना तो एनपीवी निगेटिव आ जाएगी। यानी 10% गिरना तो एनपीवी निगेटिव आएगी, आएगी कंफर्म। 8% सेंसिटिव है, यानी इससे ज्यादा कितना भी अनफेवरेबल गया तो एनपीवी निगेटिव आएगी। इस फैक्टर से ज्यादा, इस परसेंटेज से ज्यादा अगर एनपीवी निगेटिव गया वो फैक्टर, तो एनपीवी निगेटिव आएगी और आपका प्रोजेक्ट का डिसीजन बदल जाएगा। सो एनपीवी भले ही अभी पॉजिटिव है, अगर आपको लगता है कि सेलिंग प्राइस 10% से ज्यादा से गिर सकती है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट मत करो, भले ही एनपीवी पॉजिटिव हो। क्यों? अगर सेलिंग प्राइस 10% से ज़्यादा से गिरी या 8% से ज़्यादा से गिरी तो एनपीवी निगेटिव आएगी, और तब आपका डिसीजन गलत साबित हो जाएगा। गलत साबित होगा क्योंकि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन जितना मिल ही नहीं रहा है। ये तो था सर, मैंने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस में सेंसिटिविटी। इस तरह से आप हर चीज़ में सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ में सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ये था सर सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके तुरंत बाद में आप सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, भले ही मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आप सीधा सेंसिटिविटी एनालिसिस के क्वेश्चन पे जाइए और देखिए कि किस तरह से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बाकी फैक्टर्स में सेंसिटिविटी निकालना या फिर वो क्वेश्चन करना एक ही बात है, तो मैं दोनों को एक साथ मर्ज करूंगा ताकि आपका मेरा दोनों का टाइम बचेगा। ठीक है, होल्ड। सो एक चीज पे ध्यान दो सर,
आपको निकालना क्या होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस को, अगर मैं वापस से समराइज करूँ तो स्टेप्स क्या है उसके अंदर में। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले ही नेगेटिव आ गई तो कहानी खत्म, सेंसिटिविटी एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका पहले ही स्टेप में पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो सेंसिटिविटी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन में फैक्टर है वो ले लो और पता करो कौन सा फैक्टर ज़्यादा सेंसिटिव है। ये सब हम बताएंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा फैक्टर होता है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि सेंसिटिविटी निकालना किसी भी चीज़ की या फैक्टर की, इसका मतलब आप ये निकालो कितना परसेंट वो फैक्टर, भले ही सेलिंग प्राइस हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, वॉल्यूम हो, फिक्स कॉस्ट हो, लाइफ हो या फिर डिस्काउंटिंग रेट हो, कितना परसेंट वो फैक्टर अगर अनफेवरेबल गया तो आपकी एनपीवी जीरो आ जाएगी। और ये परसेंटेज जब निकलता है 8.03 का जैसे निकला, दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसके आगे और कुछ नहीं करना, खत्म, आपने सेंसिटिविटी निकाल ली। आपको पता चल गया कि इतना परसेंट, कितना 8.03, इतना परसेंट अगर वो फैक्टर अनफेवरेबल गया तो आपकी एनपीवी जीरो आ जाएगी। इससे ऊपर अगर जाता है तो एनपीवी नेगेटिव आएगी। इससे ऊपर अगर आपको लगता है कि जाएगा रियल लाइफ में भी तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट मत करो, भले ही आज प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव दिख रही। दिस इज व्हाट द सेंसिटिविटी एनालिसिस इज। जो लास्ट के 1-2 मिनट में मैंने बोला ये फिर से सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुनिए, रिवाइज करके सब समझ में आ जाएगा। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। भले ही मैं कॉन्सेप्ट से आगे पढ़ाऊंगा लेकिन आपको सीधा क्वेश्चन पे बढ़ना है सेंसिटिविटी एनालिसिस के। क्वेश्चन देखिए और समझिए कि क्या होता है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में, वॉल्यूम में, इन्वेस्टमेंट में, लाइफ में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किस तरह से सेंसिटिविटी निकाली जाती है। कहाँ गई पेन मेरी, हाँ, सारी प्रोसीजर जो सेंसिटिविटी निकालने की थी वो इन सब में सेम है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट में, वॉल्यूम में, इन्वेस्टमेंट में, यहाँ तक सारी प्रोसीजर सेम है। लाइफ में सेंसिटिविटी निकालना यानी कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना, क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ये बताता था कि कब आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी रिकवर हो जाती है, यानी कि कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो, यानी कि एनपीवी ज़ीरो। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेंसिटिविटी निकालना यानी कि आईआरआर निकालना, क्योंकि आईआरआर ही एक वो ऐसा रेट होता था जिस पे एनपीवी आती थी ज़ीरो। तो सारे ऑप्शन में एनपीवी ज़ीरो ही निकालना है। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से लिख के रख लीजिए अपनी क्वेश्चन बुक में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सेंसिटिविटी निकालना यानी आईआरआर निकालना, लाइफ में सेंसिटिविटी निकालना यानी कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना। बाकी सारे के लिए एक ही इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन सर? ये जो मैंने इक्वेशन नहीं लिया यहाँ पे, इस इक्वेशन में आपने सेलिंग प्राइस को कॉमन अननोन रखा था, बाकी सारी वैल्यूज रखी। वापस से रिपीट कीजिए इस इक्वेशन को, सेलिंग प्राइस 100 रखिए, वेरिएबल कॉस्ट अननोन रखिए, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी होनी चाहिए जिस पे एनपीवी ज़ीरो आती है। ये मान के चलना पड़ेगा कि एनपीवी ज़ीरो आनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस इज। पढ़ने के लिए आप ये पढ़ लो, ऐसा जितना काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, बस 21 तक आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस पे है। 22 से मैं लेता हूँ सर सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा वो क्वेश्चन रहेगा, मतलब सिनेरियो एनालिसिस और मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, सिमुलेशन पे 3-4 चीज़ें हैं, और डिसीजन ट्री एनालिसिस, यानी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका सारा ख़त्म करा दूंगा। अच्छा चलो सुनो, क्योंकि ना दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। अपन इसी लेक्चर में, अभी ये तकरीबन 33 मिनट्स का हुआ है, इसी लेक्चर में मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, ब्लैंक स्क्रीन आएगी आपके सामने, और उसके बाद मैं पानी वानी पी के आता हूँ और इसमें ख़त्म करते हैं। क्योंकि जो बाकी के कॉन्सेप्ट बचे 3, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस और आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये एक्चुअल में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में ही समझा सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत जाएगी। तो इसको हम और आधे घंटे के अंदर में तीनों कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, तो मतलब मैं आपको इसके साथ साथ में समझा दूंगा। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक तो भी था छोटा सा, चेंज इन द बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू, बट इन सब के में कहीं फॉर्मूला नहीं है। और सिमुलेशन एनालिसिस एक तरह से आपका कॉस्टिंग का पार्ट है। एफएम में इन्होंने क्यों डाला है पता नहीं, एसएफएम में भी उन्होंने डाला था लेकिन कभी उस पर 10 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया एसएफएम में। सो सिमुलेशन एनालिसिस को मैं इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल से एक एग्जांपल लूँगा, वहाँ पे भी थोड़ी सी गलती है उनकी, और वहीं से आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, और वो दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। तो जैसे प्रोसीजर है वैसे मैं समझाते जाऊँगा आपको।
और उसके बाद डिसीजन ट्री एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस, ये दोनों मैं आपको समझा दूंगा. सो स्टे कनेक्टेड, विल जस्ट टेक अ ब्रेक एंड विल कंटिन्यू आफ्टर दैट.
Okay, so welcome back everyone. Extremely sorry for so much of the time that I have taken. And now we are going to start the discussion of the scenario analysis. Briefly explain the concept of scenario analysis as one of the techniques of risk analysis in capital budgeting. Scenario analysis होता क्या है सर? एक हाथ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी. क्वेश्चंस वाला पार्ट अभी थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद में मैं उस चीज़ को सॉल्व करने वाला हूँ. सो ध्यान देंगे सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम इसको. एस लिमिटेड फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ 2 ईयर प्रोजेक्ट. एक कंपनी है जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इन्वेस्ट कर सकता है इन अ 2 ईयर प्रोजेक्ट एंड विल कॉस्ट 1 लाख रुपीज़. यानी इन्वेस्टमेंट कितने का सर? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फॉर द फर्स्ट ईयर आर गिवन बिलो. अब ध्यान अगर दोगे तो कैश फ्लोज और प्रोबेबिलिटीज आपको दी है. सो कैश फ्लोज फॉर द फर्स्ट ईयर इज 40, 60, 80, प्रोबेबिलिटी 30, 40, 30. इसका मतलब क्या है कि पहले साल में सर कैश फ्लो आपका 40,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है. तीनों में से कोई एक ही होगा और उसके चांसेस भी आपको दिए हुए हैं 30, 40, 30. द सेकंड ईयर कैश फ्लोज विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और यहां आता है सिनेरियो का क्वेश्चन. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि अब अगर ध्यान दोगे तो नीचे में 3 सिनेरियो आपको दिए हुए, सिनेरियो 1, 2 और 3. 3 किस लिए दिए हुए? क्योंकि ऊपर में पहले साल में कैश फ्लोज भी आपको 3 दिए हुए थे. यानी कि 40,000 ये पहला सिनेरियो है, 60,000 दूसरा सिनेरियो है, 80,000 तीसरा सिनेरियो है. यानी कि पहले साल में अगर कैश फ्लो 40,000 हुई तो दूसरे साल में कैश फ्लोज आपकी 20, 50 या 80,000 में से कोई भी एक हो सकती है. लेकिन पहले ही साल में आपकी कैश फ्लो 60,000 हुई, सेकंड सिनेरियो, तो दूसरे साल में आपकी कैश फ्लो 70, 80, 90 में से कुछ हो सकती है. यानी पहले साल अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अगले साल उससे अच्छा, लेकिन पहले साल खराब मिला तो थोड़ा उससे मिलता जुलता रहेगा सेकंड ईयर. यानी कि पहले साल का कैश फ्लो क्या होगा उस पर डिपेंड करता है दूसरे साल का कैश फ्लो क्या होगा. दिस इज कॉल्ड एज द सिनेरियो. आपके कई सारे सिनेरियोज यहाँ पे बनते हैं. और तीसरा सिनेरियो था सर कैश फ्लोज 80,000, 1 लाख और 1,20,000. यानी कि पहले साल अगर 80,000 हुआ तो तीसरे साल इन तीनों में से कुछ भी होगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो वो इस तरह से आपका डायग्राम बनता है. ईयर 1 एंड ईयर 2. आज से शुरू करो, पहले साल के कैश फ्लोज में 3 आ सकते हैं. ठीक है. सो इट गोज टू 40, 60 और 80. अब अगर पहले साल 40,000 हुई तो दूसरे साल 20, 50 और 80 हो सकती है. आई बात समझ में? लेकिन पहले साल 60 हुई तो दूसरे साल 70, 80, 90 हो सकता है. और तीसरे साल अगर 80 हुई, यानी पहले साल अगर 80 हुआ तो दूसरे साल 80, 1 लाख या 1,20,000 हो सकता है. और ये प्रैक्टिकल भी है, पता है. आप ये चीज़ तो समझ सकते हो, अगर पहले साल ही मेरे को रेवेन्यू, मैंने अगर कार बेचना शुरू किया पहले साल, या तो 100 बिकेगी या तो 200 बिकेगी या तो 300 बिकेगी. लेकिन पहले साल ही 300 बिक गई, इसका मतलब क्या है कि अच्छा रिस्पांस मिला. यानी अगले साल 300 से ज़्यादा बिकने के चांसेस है, 500 मान लो. लेकिन पहले साल ही अगर 100 बिकी, इसका मतलब रिस्पांस अच्छा नहीं है. तो अगले साल 100 से कितना यार एक्सपेक्ट करूँ, वापस 500 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, 150 या 200. यानी यहाँ 2 सिनेरियो बनते हैं आपके. पहले साल 100, दूसरे साल 150, या पहले साल 200, तीसरे साल पहले साल 300, दूसरे साल 500. ये 2 सिनेरियो आपके यहाँ पे. 3 सिनेरियो बनते, 3 सिनेरियो, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल क्या होगी. और इनके बाद में भी पहले साल के बाद में उधर में 20, 50 और 80 है. अब यहाँ आती है बारी प्रोबेबिलिटी की. ध्यान देंगे, पहले साल की प्रोबेबिलिटी 100% से ऊपर नहीं जा सकती, दूसरे साल की प्रोबेबिलिटी 100% से ऊपर नहीं जा सकती. सो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? पहले साल के 40, 60 और 80 होने के चांसेस क्या थे, आप ये पता करो पहले तो.
30 40 30, तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिख लोगे कि यार इसके चांसेस 30 है, 40 है, 30 है। ये तो आपका 100% हो गया। ठीक है, दूसरे साल की प्रोबेबिलिटी देखो। आप अगर देखोगे तो हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 100% आएगी। तो 20 60 और 20 आ रही है इसकी, 20 60 और 20। सेकंड वाले में 30 40 30, और थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो 10 80 10। अब अगर आप टोटल लगाओगे तो ये 300% आता है। तो ऐसे तो टोटल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 100% से ज़्यादा होता नहीं है। उन्होंने क्या किया है आपको अगर समझ में आया है तो बहुत ही अच्छा है। 30% जो पहले साल का था उसको बेस अगर माना जाए तो उसका परसेंटेज आगे दिया हुआ है। यानी कि पहले साल अगर 40,000 की कैश फ्लो होना कंफर्म है तो दूसरे साल 20,000 की कैश फ्लो होने के चांसेस आपके 20% है, 50,000 के चांसेस 60% है, और आपके 80,000 के चांसेस 20% है। लेकिन अगर आपको पहले ही साल का कंफर्म नहीं है तो दूसरे साल की कैश फ्लोज 20,000 होगी टॉप वाली, इसके चांसेस कितने? तो इसका मतलब आपको पूरा सर्कल देखना पड़ेगा, पूरा सर्कल। अब यहां पे काम आती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इसको कहते हैं जॉइंट, यानी दो प्रोबेबिलिटीज को जॉइन करना। सो दो प्रोबेबिलिटीज को जॉइन कैसे किया जा सकता है? इस 30% को, पहले साल के 30% को डिवाइड कर दो जो प्रोबेबिलिटीज आपको दी है। सो सबसे पहले 20% है तो 30 का 20% कितना होता है सर? 6%। फिर 30 का 60% होता है 18%। फिर 30 का 20% होता है 6%। यानी अब इनकी टोटल लगाओ तो आपने क्या किया, ये 30 पे लेके आ गए। पहले साल का जो 30 था अब दूसरे साल का। अब ऐसे ही सेकंड ईयर की प्रोबेबिलिटी है 40%, जिसके 3 हिस्से की है। तो 40 का 30%, 40 का 40%, 40 का 30%, कितना आता है? 12 16 12। मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, 0.40 इंटू 0.30, 4 3 12। फिर नीचे 30 का 10%, 10 3 24 और 3। अब इन पूरे 9 फिगर्स की आप टोटल करो। एक सेकेंड, अब इन पूरे 9 फिगर्स की टोटल करो तो 100% आएगी। यानी अब सबको कंसिडर करके चलो तो 100% आएगी। यानी कि अब अगर मैं बोलूं कि दूसरे साल की कैश फ्लो मेरी 50,000 होगी, इसके चांसेस कितने? तो मैं बोलूंगा 18%। मैं ये नहीं बोलूंगा 60% है, 60% नहीं है। 18% इज द प्रोबेबिलिटी चांसेस दैट कि मेरी दूसरे साल की कैश फ्लोस 50,000 होगी। 18% दूसरे साल की कैश फ्लोस 50,000। सर प्रोबेबिलिटी तो 60% दी है। अरे वो 60% तब है, कंडीशनल 60% है। ये जो प्रोबेबिलिटीज दी है वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज नहीं है जो आपको यूज करना है। ये सर सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। ये जो है ना, ये सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये प्रोबेबिलिटीज किसी और पे डिपेंड करती है, पहले साल के इस पे। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालो। इसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपने बनाया ये है सिनेरियो एनालिसिस। अब इसमें सर एनपीवी ही निकालना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी एनपीवी निकाला, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, कितने भी कॉन्सेप्ट देख लो सब में आप एनपीवी निकाल रहे हो। कैपिटल बजटिंग में निकालना अल्टीमेटली एनपीवी है, सिर्फ रिस्क के हिसाब से आप अलग अलग तरीके उसमें अपना रहे हो। सो ये जो अलग अलग सिनेरियो बन रहा है इसको कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल। अब आंसर कैसे निकालना है सर, बहुत ही अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। ये जो मैंने ब्लैक में मार्क किया ना, इनको मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से, एक फिगर आएगी। यानी आपके लिए ईयर, कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। सो 0 1 2 इन्वेस्टमेंट तो आ गया पहले लाइन में। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो फिगर आएगी, ये जो ब्लैक वाली फिगर मैंने यहाँ लिखी है ना। 40 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 60 को 40 से और 80 को 30 से। पहले साल की फिगर आ गई। दूसरे साल की कैश फ्लोज कैसे निकालोगे?
100% प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो जितनी ब्लू में कैश फ्लोज लिखी है 20,000 से लेके 1,20,000 तक, उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी की टोटल 100% है। पहली वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना मत, गलत आंसर आएगा, 300% का आंसर आएगा। सो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपको दूसरे साल की कैश फ्लोज मिलेगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से निकालना है तो 0.909, 0.826, और यहाँ पे एनपीवी खत्म। तरीका वही है, एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो, नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करो। दिस इज व्हाट द सिनेरियो एनालिसिस इज। क्वेश्चन नंबर 25 जब हम देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, या ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव ऑन करना और आपको पता चल जाएगा कि सिनेरियो एनालिसिस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला और कुछ भी नहीं है, नो फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं सर। अब बात आती है मोंटे कार्लो सिमुलेशन की। मोंटे कार्लो सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन एक तरह से जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेन होते हैं ना, प्लेन। तो प्लेन को चलाता कौन है? पायलट। पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट को एजुकेशन लेना पड़ता है, आपको कोर्स करना पड़ता है, तब जाके आप पायलट बनते हो। तो जब पायलट बनता रहता है वो बंदा या कैंडिडेट, तो वो सीखता कैसे है प्लेन चलाना। मतलब क्या उसको टेस्टिंग के लिए उड़ाने दिया जाता है पूरे हवा में कि चल जा तू निकल जा यहाँ से प्लेन लेके स्टार्टिंग से ही? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि स्टार्टिंग में आपको सिमुलेटर के थ्रू वो ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आपकी एक जगह होती है जहाँ पे एक प्लेन जैसी फीलिंग आती है, सारा प्लेन जैसा पूरा बनाया हुआ होता है, और आप वहीं पे आप चालू हो जाते हो उड़ाना। और वो उड़ता नहीं, वो उसी जगह पे फिट है। आपको ऐसा लगता है कि आप उड़ा रहे हो, टीवी स्क्रीन पे सामने में ऐसा पूरा आसमान दिखेगा एंड ऑल दैट थिंग। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ सिमुलेटर। ठीक है, सिमुलेटर का मतलब होता है कि रियल लाइफ की फीलिंग देना। जैसे आप 3D मूवी देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 3D और 4D मूवीज जब आती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर बारिश आ रही है तो अपने आसपास भी बारिश आ रही होगी, जबकि रियल में नहीं आती। दैट इज अ सिमुलेशन। मतलब रियल लाइफ को प्रोजेक्ट करना, फेक फेक इसमें तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, लेकिन एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ में उसी से मिलता जुलता कहीं यहाँ पे है कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन में हम क्या करते हैं कि हम टेस्टिंग करके देखते हैं रैंडम वेरिएबल्स लेके। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा तो नहीं सकता कि सर प्रोजेक्ट में बताओ हमको, फेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके बताओ क्या होता है, वैसे तो हम दिखा नहीं सकते। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दिमाग लगाना मत, यहाँ के स्टेप्स जान लो कि कैसे इसका एनालिसिस करते हैं। और ये मैं आपको बताऊँगा इंस्टीट्यूट के एक क्वेश्चन के साथ में जो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9 इंस्टीट्यूट का, पढ़ते हैं उसी के साथ मैं समझाता हूँ। एनुअल नेट कैश फ्लो एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विद देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। कि एक प्रोजेक्ट में हर साल में कितना कमाऊंगा, कैश फ्लो कितनी होगी, कितना इनफ्लो होगा, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको नीचे दिया गया है। सो दो चीज़ें आपको इस टेबल में दी गई है, ध्यान से समझो। एक तो साल भर में हर साल का कैश फ्लो, ठीक है। एनुअल कैश फ्लो मेरा 10,000 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30, 35 या 40,000 भी हो सकता है। इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। और 15,000 हर साल होने के चांसेस 3%, मेरा 40,000 हर साल होने के चांसेस आपका 15%, और ऐसे आपको फिगर्स दी हुई है। ठीक है, आपको ये सारी फिगर्स यहाँ पे दी हुई है परसेंटेज में, 15% एंड ऑल दैट। अब इसके बाद में आपके प्रोजेक्ट की लाइफ क्या होगी वो आपको थर्ड कॉलम में दिया हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इनमें से कुछ भी लाइफ हो सकती है। आपका प्रोजेक्ट 3 साल भी चल सकता है जिसके चांसेस सिर्फ 5% है, लेकिन 10 साल चल सकता है उसके चांसेस 2% है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा 5 साल चलेगा, इसके चांसेस 30% है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब आप इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखो कितनी है। आपके पहले तो कैश फ्लो 10,000 हो सकती है, 10,000 कैश फ्लो होते हुए इतने सारी पॉसिबिलिटी है कि लाइफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकती है, यानी 8 साल, 8 पॉसिबिलिटी, 8 इधर और 8 इंटू 3 तो 3, 6, 7, यानी 42 पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी आपकी अगर आप एनपीवी निकालने चाहो तो। 10,000 3 साल, 10,000 4 साल, 10,000 5 साल, 10,000 6 साल, 10,000 8 साल, 10,000 10 साल, खत्म हुआ। उसके बाद में 15,000 3 साल, 15,000 4 साल, 15,000 5 साल, 15,000 6 साल। तो अब ऐसे केस में बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाते हैं,
एनपीवी निकालने के लिए। तो ऐसे केस में सर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन से भी आंसर निकाला जा सकता है। डिफरेंट आएगा आंसर, थोड़ा सा टेक्निक इसका डिफरेंट है। अब ऐसे केस में हम करते क्या है, सबसे पहले ध्यान दो, रिस्क फ्री रेट उन्होंने दे दिया 10% का और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने बोल दिया 1,30,000 का है। ये रैंडम वेरिएबल्स की बात मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपने करना क्या है, फर्स्ट वाला कॉलम देखो, टेबल 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं इसको, ये रेड लाइन के इधर, रेड लाइन के उधर, ठीक है, रेड लाइन के इधर एनुअल कैश फ्लो, रेड लाइन के उधर प्रोजेक्ट का लाइफ। पहला टेबल, पहला कॉलम देखो वैल्यू, वही वैल्यूज है जो हमने पिछले टेबल में देखी, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब लिख लो प्रोबेबिलिटी, 2, 3, 15, 15, 30, 20, 15। सबसे पहले करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको ले लो। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, इसीलिए हमने वैसे ले लिया। सो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इधर में भी वैसा ही था आई थिंक, ठीक है। उसके बाद में आप प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्रोबेबिलिटी लिखा, अब आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखो। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ध्यान देना क्या है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस मत करना, बिकॉज लॉजिक बैठेगा नहीं आपका। अब आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ले लो, मतलब प्रोबेबिलिटी का टोटल करते जाओ कि 10,000 की कैश फ्लो होने के चांसेस कितने, 2% है, और 15,000 के होने के चांसेस 3% है। इसका मतलब क्या निकलता है, 15,000 की वैल्यू 10,000 की वैल्यू 15 में तो आती है ना, मतलब 15,000 की कैश फ्लो हो रहा है, यानी 10 तो कंप्लीट है, कन्फर्म है होना, यानी वो 2% भी इधर इंक्लूड हो गया, यानी 15,000 में 5, 0.05 की आपकी वो आती है। तो क्या आप बता सकते हो कि एक्स्ट्रा जो 5,000 हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका प्रोबेबिलिटी में, 2 के बाद, यानी 3, 4 यहाँ से आ रहा है। सो ध्यान देना क्या होता है, क्यूमुलेटिव कर लिया, ये इन दोनों का टोटल है 5, ठीक है। 15 जो आप देख रहे हो, ये 15 इन तीनों का टोटल है, या फिर आप ऐसा करो, बहुत ही सिंपल, इसका और इसका टोटल, फिर इसका और इसका टोटल 20, क्यूमुलेटिव इसका और इसका टोटल, ऐड करते जा रहे हो और टोटल मिला के आपका 1 आएगा, यानी कि 100% प्रोबेबिलिटी आ गया। अब आप रेंज बनाओ, 0.02 यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। आखिरी का फैक्टर नहीं लेते, क्योंकि हम बोलते लाइफ कभी 100% परफेक्ट नहीं होती, तो 100 आएगा ही नहीं आपका कभी, आप किसी भी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो सकते। सर अगला सेंटेंस में क्या बोलने वाला हूँ, मैंने मन से भी डिसाइड किया तो भी मैं 100% श्योर नहीं बोलूँगा। क्यों, क्योंकि सर हो सकता है कुछ भी ऐसा चांसेस, 1% तो छोड़ो, कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि शायद मेरे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए और मेरे मुँह से आवाज़ ही ना निकले, तो मैं बोल ही नहीं पाऊँ, ठीक है। सो 0 से 1 एक छोड़ के चलते हैं, इसके बाद में 0.05 है, ठीक है। सो ध्यान देना, 1 से आगे 2, लेकिन 3, 4 पे रुक गए, 5 नहीं लेना हमने। अब अगला अगर 0.20 है तो कहाँ से शुरू करोगे, पहला जहाँ से ख़त्म हुआ 4, यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ शुरू होगा 5, लेकिन यहाँ रुक जाएगा 19 तक, क्योंकि 20 आपका मैक्सिमम है, आखिरी वाला नहीं लेना। 35 है तो यहाँ 34 पे रुक जाऊँगा, और आखिरी का इसका आगे का 20, यानी 20 से 34। सो ऐसे आपको रेंज बनाना है। तो आप क्या कर रहे हो पता है, 2 डिजिट के रैंडम नंबर्स ले रहे हो आपने ऐसे 99 तक नंबर्स लेना है, 99 रैंडम नंबर्स, ठीक है। कर लिया ऐसा कैलकुलेशन, 100 तो आएगा नहीं, आखिरी वाला आता नहीं। सेम ऐसा किस्सा करो लाइफ में भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइफ ले ली, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव लो, क्यूमुलेटिव के बाद में उसका रैंडम नंबर का आप रेंज बना लो, रेंज ऑफ द रैंडम नंबर्स, ऐसे 99 तक आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो करना क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दी है, एनुअल कैश फ्लो और प्रोजेक्ट लाइफ। अब आती है सबसे मज़ेदार वाली बात, जिस पे आप हंसोगे। रैंडमली हम इसमें फिगर्स लेंगे। ऐसा माना जाता है कि आप जैसे मान लो 2 डायस लो, वो नहीं होते जो डायस होते हैं हम खेलते हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं डायस, ठीक है। तो वो अभी क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर है तो 2 डायस लो, नहीं 2 डायस से नहीं काम चलेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 नंबर तक होते हैं। एक पॉट लो जिसमें 1 से लेके 99 तक नंबर लिख दो, 1 से लेके 99 तक नंबर लिख दिया आपने। सबसे पहले रैंडमली आप एक चिट्ठी निकालो, उसमें एक नंबर आएगा 2 डिजिट का। लेट से सर नंबर आता, आप ना ऐसा कितनी बार ट्राई करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 बार सर हम ट्राई करना चाहते हैं। सो पहली चिट्ठी निकालो और उसमें नंबर आया लेट से 20,
वो चिट्ठी वापस डाल दो, मिक्स कर दो पॉट को, फिर से एक और चिट्ठी निकालो और उसमें नंबर आया सर 54। दो चीज़ें थी ना, एनुअल कैश फ्लो और प्रोजेक्ट की लाइफ, 2 बार निकाला, ख़त्म। फिर से चिट्ठी डाल दो, वापस से शुरू करो, वापस से नंबर निकालो, पता चला नंबर आया 4, और एक बार डाला निकाला और फिर नंबर आया 34। ऐसे करते करते नंबर आते जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, 20 नंबर पहला आया, या कि तो आप देखो कि ये 2 डिजिट वाले में 20 कहाँ आता है, आपका 20 कहाँ कवर हो रहा है, ये आप देखो 20 आता है यहाँ पे, ठीक है, 20 आता है यहाँ पे, यानी कि आपकी कैश फ्लो जो आपको कंसिडर करना है वो है 25,000। उसके बाद 54 आया था, तो 54 देखो यहाँ पे कहाँ आता है सर, 54 आता है इनके बीच में, यानी कि आपकी लाइफ कितनी होगी 6। यानी पहला आपको मिल गया कि 25,000 कैश फ्लो लेनी है और 6 ईयर्स की आपको लाइफ लेनी है एनुअल। अब आप एनपीवी निकालोगे, आपको मिल गया ना। टेस्टिंग करेंगे तो रैंडम टेस्ट 1, एनुअल कैश फ्लो 25,000, लाइफ 6 ईयर्स, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% से निकालना है तो 10, एंड प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी कैसे निकालोगे सर, ये जो एनुअल कैश फ्लो आया उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 1 लाख कितना है अपना 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। सो 25,000 6 साल के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो, 6 साल अगर है यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ, 4.355, 4.355, सो 25,000 इंटू 4.355 दैट गोज टू 108,875 माइनस 1,30,000 करके देखो तो निगेटिव में आ रहा है 21,125। ये एनपीवी आ गई आपकी। एक और बार रैंडमली आप निकालो तो आपके 2 नंबर आए थे, कौन से आए थे सर, 4 और 34। तो पता करो पहला तो 4 किधर है, 4 सर यहाँ पे है, अगर 4 यहाँ पे है तो आपका कैश फ्लो एनुअल कितना हुआ 15, और 34 कहाँ आता सर, 34 इसमें आता है, तो लाइफ कितनी हुई 5, यानी 15 और 5। अब आप 5 साल का एन्युटी फैक्टर लो, एनपीवी निकालो, और ऐसा 5-6 बार ट्राई करो। माना ये जाता है जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे बहुत सारे ट्रायल लेते हैं, 10 ट्रायल लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज रियल लाइफ में जो होता है वो इससे मैच करता है। 1-2 बार ट्रायल रन लोगे तो नहीं मैच करेगा गारंटीड, लेकिन आप अगर ऐसे 10 बार ट्रायल लोगे, ये तो मैंने एक ही ट्रायल लिया अभी, इसके बाद एक और लिख के दिया था, 2 ही ट्रायल हुए, लेकिन ऐसे 10, 15, 20 बार या एक्सेल शीट में आप 100 बार ट्रायल लेके एनपीवी जब निकालते हो एवरेज, तो रियल लाइफ में भी एनपीवी इससे मैच करती है, ये माना जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ वेग, और आप बोलोगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है वाला कॉन्सेप्ट है, तो है, क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ भी नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एनपीवी इन सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेशन एनालिसिस में जितने भी फैक्टर होते हैं, यहाँ पे 2 थे, एक तो एनुअल कैश फ्लो और लाइफ। जितने भी फैक्टर होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, प्रोबेबिलिटीज़ लिखो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ लिखो, रैंडम नंबर दो उनको, रैंडम नंबर जो आता है आपका डिफरेंस, रेंज बनाया आपने। अब रैंडम नंबर अपने आप निकालो, या तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, आप एग्जाम की बात अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन में रैंडम नंबर्स दिए रहेंगे सर, 54, 76, कुछ भी, वो नंबर कहाँ आता है वो कैश फ्लो लो, वो नंबर कहाँ आता है वो लाइफ लो, और आंसर निकालो। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट इज। सो अगर आया कहीं तो हम देखेंगे, ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज़ आपको एफएम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट भी सर हमारा ख़त्म हुआ, सिमुलेशन एनालिसिस वाला। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में 2 चीज़ें होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। डिसीजन ट्री, आज मेरे पास में एक ऑप्शन है या तो मैं सीए ऑप्ट करूं या तो मैं सीए ऑप्ट ना करूं, ठीक है। अगर मैंने सीए ऑप्ट किया तो या तो मैं एग्ज़ाम दूंगा या तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। नहीं एग्ज़ाम दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैंने एग्ज़ाम दी तो 2 चीज़ें होएगी, या तो मैं पास होऊंगा या तो मैं फेल होऊंगा। ये है आपका डिसीजन ट्री, ठीक है। अब पास होने सीए, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें पहले समझा देता हूँ। इस पूरे सीक्वेंस में ये ट्री बनते जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है ये कॉन्सेप्ट।
इस पूरे सीक्वेंस में फॉर्मूला भी नहीं है, इस पूरे सीक्वेंस में दो तरह के ट्री आपके ये बनते हैं डिसीजन पॉइंट। पहला जो आपके कंट्रोल में होता है, दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं। सबसे पहली चीज, सीए करना नहीं करना, ये आपके कंट्रोल में है। दिस इज इन योर कंट्रोल। एग्जाम देना नहीं देना आपके कंट्रोल में, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, एग्जाम दिया तो रिजल्ट जो आ रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब सीए करना नहीं करना ये आपके डिसीजन पे है, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। सीए की एग्ज़ाम देना नहीं देना आपके ऊपर है, लेकिन पास होने के चांसेस आपको 30% लगते हैं, फेल होने के चांसेस 70% लगते हैं। और डिसीजन कहाँ लिया जाता है? डिसीजन आप इस पॉइंट पे ले सकते, सॉरी, आगे के लिए डिसीजन आप इस पॉइंट पे ले सकते हो और इस पॉइंट पे ले सकते हो, इसके बाद आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपने सेकंड वाले पॉइंट पे, जो मैं बी मार्क करके दे रहा हूँ, इस पे डिसीजन लिया कि एग्ज़ाम नहीं देना, तो आपका कंफर्म है रिजल्ट क्या होगा कि आप सीए नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना है, तो इसके बाद पास होना या फेल होने में मेरा कोई रोल नहीं है। जहां मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरे हाथ में नहीं होता डिसीजन लेना। एग्ज़ाम पे यहाँ पे मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ कि पास होऊंगा या फेल होऊंगा? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे ही अगर अपन कैपिटल बजटिंग की बात करें, तो प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं 2 लाख रुपए। प्रोजेक्ट में पैसा लगाना या नहीं लगाना ये हमारे हाथ में है। इन्वेस्ट, डू नॉट इन्वेस्ट। अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो 0 रुपीज़ है आपके पास में, इन्वेस्ट किया तो 2 लाख रुपए चले गए। अब 2 लाख रुपए चले गए तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आपको इससे प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में 2,50,000 की इनकम होएगी, या तो 1,80,000 की इनकम होएगी। अब जैसे ही आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, ये कंट्रोल में है, लेकिन ये सेकंड वाला कंट्रोल में नहीं है। एनपीवी क्या होगी ये हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है। तो आपको लगता है कि इन्वेस्ट करने के चांसेस आपके, आप मन में सोच रहे हो कि यार 70% चांसेस है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, 30% चांसेस है कि मैं नहीं करूंगा। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो 70% चांसेस, 70 क्यों लेते हो, 60% चांसेस है कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2,50,000 का मेरे को कैश इनफ्लो होगा। लेकिन 40% मेरे को ये भी लगता है कि शायद 1,80,000 ही हो। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? बहुत ही सिंपल। ईयर, सॉरी ईयर नहीं, अरे अरे अरे, डिसीजन, इन्वेस्ट, डू नॉट इन्वेस्ट। अब आपको ना ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने 70 और 30 की दी थी, एक्चुअल में कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने लेना है डिसीजन, तो ये मान के चलो कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे की प्रोबेबिलिटी काम की है। इन्वेस्ट किया तो 2 लाख जाएंगे, ठीक है, 2 लाख जाके आपको 2,50,000 मिल सकते हैं, या 1,80,000 भी मिल सकता है। और अगर 2,50,000 मिले तो सर आपको 50,000 का फ़ायदा है, या आपका नुकसान है 20,000 का। और 50,000 के फ़ायदा होने के चांसेस आपने कितने लिखे हैं? 60%। नुकसान होने के चांसेस आपने लिखे हैं 40%। मल्टीप्लाई करो, 30,000 फ़ायदा, 4 दूनी 8, 8,000 नुकसान, यानी नेट में आपको जो एनपीवी आएगी सब कुछ कंसिडर करते हुए, वो आ रही है 22,000 की। पॉजिटिव है, एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये हो गया डिसीजन ट्री, खत्म, और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। डिसीजन लेना था, डिसीजन लिया सर, एक ट्री बना के डिसीजन लिया कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। इस पे और डिटेल में क्वेश्चंस देखेंगे जब क्वेश्चंस की बारी आएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके साथ साथ हम अपना पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एक बार आप पढ़ सकते हो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और समझ में आएगी। साथ साथ में पढ़ के ख़त्म करोगे तो बहुत ही अच्छा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको कि बताओ, मैंने जानबूझ के आपको क्वेश्चंस बना बना के उसमें आंसर लिखे हैं, ताकि एक वो अलग तरीका होता है पढ़ने का। इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में क्वेश्चन शुरू करेंगे, और क्वेश्चंस बेसिक से लेके आखिरी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। हर बार की तरह कितने क्वेश्चन है, क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा।
कितने क्वेश्चन है, क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और ऑलमोस्ट एक चीज़ मान के चलिए कि जहाँ रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आधे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आधे आप करेंगे, और इस तरह से सब कुछ कवर अप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे आपके। अभी चिंता मत कीजिए अगर आप सब कुछ भूल भी गए हो तो, क्वेश्चंस के साथ साथ वापस इन सब की रिवीजन होगी। सो जब प्रैक्टिस होगी तब हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें बैठेगी। याद रखिए, आपको एक ही चीज़ इस चैप्टर में याद रखनी है, इतने बस। टेक्निक्स सर 3 तरह की है, स्टैटिस्टिकल, कन्वेंशनल और अदर। स्टैटिस्टिकल में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में कन्वेंशनल टेक्निक्स में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। आरएडीआर में हम सिर्फ डिस्काउंटिंग रेट एडजस्ट करते थे, और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हैं। अदर टेक्निक्स में आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस देखा, जहाँ पे एनपीवी निकालने के बाद और आगे बढ़ते हैं, और एनपीवी जीरो कब आएगी वो निकालते हैं। सिनेरियो एनालिसिस में नॉर्मल सिनेरियोज रहते हैं बहुत सारे, कि ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो वैसा होगा। और तीसरा था हमारा सिमुलेशन। सिमुलेशन में हमने देखा कि किस तरह की हमने प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम वो फैक्टर की वैल्यूज़ लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद में हम उसको प्रोबेबिलिटीज़ लेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ के बाद में हम टोटल क्यूमुलेटिव लेंगे, क्यूमुलेटिव के बाद में हम लेंगे रेंज। इसी तरह जितने भी फैक्टर है ऐसी रेंज निकाल लो। उसके बाद में रैंडम वेरिएबल्स निकालो, या तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे या तो हमको अपने मन से निकालना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो हमेशा 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 क्वेश्चन में दिए रहेंगे आपको, और उन्हीं को कंसिडर करके आपको आंसर्स निकालना है, एनपीवी निकालनी है। डिसीजन ट्री में आपके पास में दो चीज़ें होती है, कुछ डिसीजन ऐसे, कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपके कंट्रोल में रहेगा डिसीजन लेना, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। सो आपको डिसीजन लेना रहेगा बेस्ड ऑन द रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी। वो भी हम इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा और पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग, this chapter is completed in terms of concepts. We are going to practice with the questions from the next lecture onwards. Stay connected and stay excited. This is going to be an amazing journey with us. Bye bye.